Good morning, students. Today we are talking about the chapter number 8, Fundamentals of Anatomy, Physiology and Kinesiology in Sports. So first of all हम बात करेंगे what do you mean by anatomy, physiology and kinesiology and what is the importance of anatomy, physiology and kinesiology in the physical education. क्यों इतना important होता है हमारे physical education के अंदर. तो first of all we are talking about the anatomy. So, anatomy, human anatomy is the study of structure, shape, size, weight and location of all the organs of human body. हमारी कौन सा पार्ट बॉडी के अंदर कौन से लोकेशन के ऊपर है, हमारी बॉडी का वेट, स्ट्रक्चर, साइज, शेप, ये सब चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों का नॉलेज प्रोवाइड करवाता है हमें ह्यूमन एनाटॉमी. लाइक for example the shape, size, weight, structure and location of all the organs of excretory system and lungs, kidney, large intestine, liver, skin, etc. इन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाता है ह्यूमन एनाटॉमी. उसके बारे में बात करें हम फिजियोलॉजी की. ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स. हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का, हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ ऑल द सिस्टम्स, हमारे बॉडी के सिस्टम्स एंड ह्यूमन बॉडी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स. हमारे बॉडी के सिस्टम्स के साथ हमारी म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, उन सब के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाता है. किस तरह से कौन सा पार्ट इफेक्ट करेगा, हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे तो कौन सा पार्ट इफेक्ट नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें हमें म्यूचुअल रिलेशनशिप का, इनके आपस के अंदर सब तालमेल, इनका कोऑर्डिनेशन, सब चीज़ें हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाता है जो होता है फिजियोलॉजी. आफ्टर दैट हम बात करें किनेसियोलॉजी की. किनेसियोलॉजी इज द लैटिन defining two words, kinesis and logos. Kinesis means motion and logos means study. It means the study of motion. हमारा बॉडी का मोशन किस तरह से काम करता है, हमारी बॉडी किस तरह मूव करती है, किस तरह से हम हमारे म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल ऑर्गन्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें किनेसियोलॉजी के थ्रू पता चलती है. देन आफ्टर दैट हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन के अंदर इन सब चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है. तो सबसे पहले हम बात करें कि एनाटॉमी प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. सबसे पहले हमें जो हमने डेफिनेशन के अंदर बात की थी कि एनाटॉमी प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. हमारे बॉडी के जो वेरियस ऑर्गन्स हैं, जो कहाँ पे हैं, उन सब चीज़ों की लोकेशन क्या है, उन सब चीज़ों का काम क्या, ये सारी चीज़ें नॉलेज हमें प्रोवाइड कौन करवाता है, हमारा एनाटॉमी. आफ्टर दैट हम बात करें फिजियोलॉजी प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन. सारे फंक्शन किस तरह से काम करते हैं, उनका क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाता है फिजियोलॉजी. वी गेट द नॉलेज ऑफ कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. विद द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजी हमारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सारी चीज़ों का फिटनेस, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ें का नॉलेज हमें प्रोवाइड करवाता है फिजियोलॉजी. वी ऑल्सो गेट ए detailed knowledge about the function of nervous system, muscular system, excretory system, etc. So for imparting physical training, a physical trainer should have proper knowledge of physiology. Without having the knowledge of function of various systems, the training imparted by a physical education teacher or a coach may be harmful for the students. अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल बात करूँ मैं, आप 400 मीटर के एक स्प्रिंटर हो, आप 400 मीटर तक की रेस करते हो, रनिंग करते हो, और आपको मैं सीधा ग्राउंड में उतार दूँ, आपको बोल दूँ 10 किलोमीटर की रनिंग करनी है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू बिकॉज कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आपकी इतनी इंप्रूव नहीं है कि आप 10 किलोमीटर तक की रनिंग कर सकें. तो आपको कार्डियोवास्कुलर इंप्रूव करने के लिए हमें कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, बहुत लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. उसके बाद हमारी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इंप्रूव होगी, तब जाके हम वो इंप्रूव कर सकते हैं. तो हमारे जो फिजियोलॉजी हमें यही नॉलेज प्रोवाइड करवाता है कि हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें कौन सी गेम, कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बिना. अदरवाइज़ हमें इन चीज़ों के बिना नॉलेज के हम अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो वो टीचर या वो कोच उस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है. आफ्टर दैट हम बात करें यूज़फुल इन द प्रिवेंशन स्पोर्ट्स इंजरीज. यूज़फुल इन द स्पोर्ट्स प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स. सबसे पहले कि स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंटिंग के लिए सबसे पहले हमें वार्मिंग अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. वार्मिंग अप के बिना हमारी बॉडी प्रॉपर हीट नहीं पैदा करती. जब तक हमारी बॉडी में प्रॉपर हीट नहीं होगा, हमारी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट नहीं होगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा, तब तक हमारी एफिशिएंसी जो है, वर्किंग एफिशिएंसी, वो बहुत वीक रहेगी, कम रहेगी, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मैनी टाइप्स ऑफ इंजरीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं. यहाँ पे हम बात करें कि स्पोर्ट्स इंजरीज सच एज स्प्रेन, स्ट्रेन, कंट्यूजन,
fracture, some types of dislocation of the joints are a common phenomenon in the field of games and sports. स्पोर्ट्स जहाँ पे वर्ड आता है वहाँ पे इंजरीज आर कॉमन, इट्स अ नेचुरल वर्ड, क्योंकि स्पोर्ट्स और इंजरीज का रिलेशन बहुत ही पुराना और बहुत ही म्यूचुअल है आपस के अंदर. तो स्पोर्ट्स जहाँ होगा वहाँ इंजरीज आर वेरी कॉमन वर्ड. So generally, it is seen that every sports person falls prey to some or other sports injury during his and her sports career. सभी के कैरियर में आता है, ऐसा कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता जिसके कैरियर के अंदर इंजरीज ना हुई हो कभी किसी भी तरह की. इनफैक्ट द अप्रोप्रिएट नॉलेज अबाउट द म्यूचुअल फंक्शंस ऑफ बोन्स, बल्कि ये हमें बचने के लिए, इंजरीज से बचने के लिए हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाता है. म्यूचुअल फंक्शन ऑफ बोन्स, muscles, tendons and ligaments is really helpful in the prevention of sports injuries. कि हम अगर कभी फिसल के गिरते हैं तो हमें किस तरीके से कि हमें आगे गिरना चाहिए, पीछे गिरना चाहिए जिसके कारण हमारी बॉडी को चोट कम लगे, कौन से हमारे बॉडी के पार्ट्स को हमें सबसे पहले यूज़ करना चाहिए, कौन से पार्ट को हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंजरीज से बचने के लिए हमें नॉलेज प्रोवाइड कराता है, वो होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी. आफ्टर दैट हम बात करें, हमारा फोर्थ पॉइंट है सर्व्स इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन. रिहेबिलिटेशन मतलब रिहेबल करना, अपने आप को बहुत जल्दी रिहेबल करना. किस चीज़ को कितने टाइम तक किस तरह से प्रोटेक्ट करोगे ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिहेबल हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ठीक हो जाए. सॉरी स्टूडेंट्स, चाहे वो आपकी टायर्डनेस हो, चाहे आपका वो फैटिग हो, चाहे आपकी वो एक नॉर्मल कॉजेज़ हो, कोई नॉर्मल इंजरीज हो, उन सब की बात करें. वी ऑल आर अवेयर दैट फैक्ट दैट इंजरीज इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नेचुरल. जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये तो नेचुरल वर्ड हो गया एक सबके लिए. थॉट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन आर इंजर्ड प्लेयर कैन गेट रिकैप्चर्ड टू गिव ए गुड परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स अगेन. कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन को अगर कोई इंजरीज हो जाती है तो वो कितना जल्दी वापस ऑन द ट्रैक हो सकता है, कितनी जल्दी वापस ट्रैक पे आ सकता है. सब आफ्टर दैट हम बात करें कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा इंजरी होती है तो उसको ट्रैक के ऊपर लौटने में टाइम लगता है. और कई स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे होते हैं जो इंजरी के बाद भी कंटिन्यू करते हैं स्पोर्ट्स को, जो आगे उनके लिए वर्ष हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है. थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड इंजर्ड प्लेयर कैन द recaptured to give a good performance in sports again. However, the process of rehabilitation is not essential for all types of injuries. रिहेबिलिटेशन हर टाइप की इंजरी के लिए प्रोसेस नहीं आता है, पर हर टाइप की इंजरी के लिए काम नहीं करता है. द नॉलेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज रियली एसेंशियल फॉर इफेक्टिव रिहेबिलिटेटिव प्रोसेस. अगर आपको एनाटॉमी का बहुत अच्छा नॉलेज है तो आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को, बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से अपने आप को रिहेबिलिटेट रख सकते हैं, प्रोसेस को काम में ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल द नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ बोन्स. अगर आपको आपके बोन्स के बहुत अच्छा नॉलेज है, आपके जॉइंट्स का, लिगामेंट, टेंडन, मसल इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर रिहेबिलिटेशंस. सबसे ज़्यादा हमें इंजरीज होती है हमारे जॉइंट्स के ऊपर. अगर हम एथलीट हैं, गिरते हैं, सबसे पहले हमारे जॉइंट ज़मीन से टच होते हैं. तो अगर हमें बहुत अच्छा नॉलेज होता है तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बहुत बढ़िया तरीके से हम अपने आप को रिहेबल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. देन विदाउट सच नॉलेज वी कैन नॉट प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन प्रॉपरली. अगर हमें इस चीज़ का फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड किन्सियोलॉजी का अगर हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो हम अपने आप को रिहेबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो फिर डॉक्टर के हिसाब से ही चलना पड़ता है उसको. देन आफ्टर दैट हम बात करें, नेक्स्ट वन अपना पॉइंट आता है यूज़फुल इन द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स. जैसा हमने डेफिनेशन के अंदर बात की थी कि आपकी म्यूचुअल ऑर्गन्स के बारे में बताता है, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, शेप, साइज, वेट, लोकेशन ऑफ द ऑर्गन्स, इन सब के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाता है. तो उसी में आता है कि यूज़फुल इन द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स. रीज़न, अगर आपकी हाइट बहुत अच्छी है तो आपको कौन सा गेम यूज़ करना चाहिए? वॉलीबॉल. आपकी हाइट बहुत कम है तो यू कैन यूज़ द गेम ऑफ वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, रेसलिंग. अगर आपकी मिडिल हाइट है या तो आप वॉलीबॉल, अच्छी हाइट है तो आप वॉलीबॉल भी यूज़ कर सकते हो, एक एथलीट बन सकते हो. मिडिल कास्ट हाइट होती है आपकी तो उसके अंदर आप एक बहुत अच्छे एथलीट बन सकते हो. इस तरह से अकॉर्डिंग टू योर बॉडी स्ट्रक्चर
आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. इट्स इंपॉर्टेंट लाइन फॉर दिस टॉपिक कि सम टाइप ऑफ स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. हर एक टाइप के गेम का एक अलग नीड होती है कि किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारी गेम के लिए बॉडी का. आफ्टर दैट हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता जो कि फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमें उस स्पोर्ट्स पर्सन की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, जो हमारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हमें डीपली नॉलेज प्रोवाइड करवाता है. सबसे पहले हमें उन सब चीज़ों के बारे में जानना होता है कि आप कितना कर सकते हैं किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट, किस लेवल तक कर सकते हैं, किस तरह आप उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमें एक प्रॉपर प्लान करने से पहले, किसी भी ट्रेनिंग का प्रिपरेशन करने से पहले हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज प्रोवाइड करवाता है. सो आफ्टर दैट हमारा नया पॉइंट आता है इसके अंदर, फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. सो सबसे पहले हमारा आता है स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम क्या है? इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ दीज. Skeletal system is a combination of various bones. बहुत सारी bones का एक combination, that's like a skeletal system. जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, जिस ढांचे पे हमारी बॉडी खड़ी है, जिस ढांचे पे हमारी बॉडी काम कर रही है, that's like a skeletal system. There are 213 bones in children and 206 bones in adults. जब हम बोर्न बेबी होता है उसके अंदर 213 बोन्स होती है. आफ्टर दैट 206 बोन इन अडल्ट्स. दीज बोन्स आर डिफर इन शेप एंड साइज. हर एक बोन का शेप और साइज अलग अलग टाइप्स का होता है, अलग अलग लेंथ, स्ट्रक्चर, साइज, ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं. दीज बोन्स आर जॉइंट टुगेदर बाय द लिगामेंट्स. लिगामेंट के थ्रू ये सारी बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हुई है. फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने स्केलेटल सिस्टम को दो पार्टीशन में डिवाइड किया. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शियल स्केलेटन, देन सेकंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्शियल स्केलेटन को वापस और ज़्यादा डीपली समझने के लिए हमने उसको 5 टाइप्स के अंदर डिफाइन किया और अपेंडिकुलर स्केलेटन को 2 टाइप्स में डिस्क्राइब किया. एक्सियल स्केलेटन के अंदर सबसे पहले आता है हमारा स्कल. स्कल मतलब हमारे फेस की और हमारे जो आधी खोपड़ी की जो हड्डियाँ होती है, बोन्स होती है, उन सब का एक ढांचा होता है. दैट्स लाइक ए स्कल. वहाँ पे हमारी 28 बोन्स होती है. एक हमारी हड्डी होती है स्टर्नम, जो हमारे गले से लेके और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम तक जो जाती है एक बोन, उसको हम स्टर्नम बोन बोलते हैं. उसके बाद हमारे आते हैं रिब्स, हमारे 24 रिब्स, 12 इन राइट साइड, 12 इन लेफ्ट साइड. उसके बाद हम आते हैं हाइड बोन्स. हाइड बोन्स कौन सी होती है? जो हमारे गले के अंदर होती है यू शेप में. हाइड बोन्स गले के अंदर यू शेप के अंदर होती है. आफ्टर देन हम बात करें वर्टेब्रल कॉलम. जब बच्चा होता है तो उसके अंदर 33 होती है, जो बाद में 2 या 3 बोन एक साथ जुड़ के कम होते होते वो 26 रह जाती है अडल्ट होने तक. उसके बाद हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन. इसके अंदर लोअर और अपर लिम्स होते हैं. जो अपर लिम्स के अंदर 64 एंड लोअर लिम्स के अंदर 62 बोन्स होती है. ये एक MCQs के थ्रू आने वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि हाउ मेनी बोन्स इन द अपर लिम्स एंड हाउ मेनी बोन्स इन द लोअर लिम्स. यहाँ पे 64 और 62 में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसके लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है MCQs के अंदर कि हाउ मेनी बोन्स इन द अपर लिम्स, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन्स इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन. तो 2 टाइप्स का हो गया, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब. अगर क्वेश्चन कि हाउ मेनी बोन्स इन द अपर लिम्ब, देन 64 आंसर होगा. देन इफ आई से कि हाउ मेनी बोन्स इन द लोअर लिम्ब, देन योर आंसर इज 62. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है इसके अंदर कि फंक्शंस ऑफ बोन्स, किस तरह हमारे बोन्स जो है वो काम करती है, मतलब क्या है सब बोन्स का हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉइंट आता है कि प्रोवाइड सपोर्ट, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है. अगर हमारी शरीर के अंदर बोन्स नहीं होगी तो हमारा पूरा बॉडी जो है एक बिल्कुल मास का एक
थैला बन के रह जाएगा, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है, हमारी बोन्स, जिसके सारे हम के ढांचे के सारे हम खड़े हैं. द बोन्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ सपोर्ट, दे सपोर्ट द होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है. देन नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है हमें. हमारे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनको प्रोटेक्ट करती है बोन्स. कभी भी अगर बाहर से कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, तो उन ऑर्गन्स तक कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ बाहर ही हमारी बोन्स के ऊपर इफेक्ट होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी जो है रिलैक्स रहती है, बच जाती है. क्योंकि अगर वो इंटरनल ऑर्गन जो हैं, वो जो बहुत सेंसिटिव जो ऑर्गन्स हैं, अगर उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो लाइफ टाइम प्रोसेस की इंजरी बन जाती है एक हिसाब से. सो हमारा थर्ड आता है कि बोनी सिस्टम गिव्स शेप ऑफ द बॉडी, शेप टू द बॉडी. जनरल सी बात है कि हमारा जैसा बोन का सिस्टम होगा, जितनी हैवी थिक लॉन्ग बोन होगी, उसी तरह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होगा. क्योंकि विदाउट बोन्स तो हमारा एक, मैंने बताया आपको कि हमारा बॉडी जो है एक मांस का थैला हो गया. जिस तरह से हमारी बोन्स की ग्रोथ होगी, उसी तरह हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ेगा. अब ये सारा सिस्टम काम किस तरह करता है? एक्ट एज ऑन लेवर्स, जॉइंट्स के ऊपर काम करता है, लिगामेंट्स के ऊपर काम करता है. कि बोन्स एक्ट एज लेवर इन आवर बॉडी, दिस हेल्प्स डूइंग वर्क इजीली. किसी भी काम को इजीली करने के लिए लेवर्स का यूज़ किया जाता है, लाइक जॉइंट का यूज़ किया जाता है. यानी कि अगर आपके हाथ के अंदर अगर बीच में जॉइंट नहीं हो, अगर आपको कोई चीज़ थ्रो करने के लिए बोल दिए जाए, तो क्या आप जितनी दूर अभी किसी बॉल को थ्रो कर सकते हो, क्या उतना आप बिना हाथ को मोड़े, बिना रोटेट किए, या बिना इसको कम ज़्यादा किए आप उस चीज़ को उतनी दूर तक थ्रो कर सकते हो? दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, बिकॉज वहाँ पे लेवर काम करेगा, वहाँ पे फोर्स काम करेगी. जो मोशन के हिसाब से हम 45 डिग्री एंगल बनाएंगे, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा दूर तक किसी बॉल को थ्रो कर पाएंगे. तो ये सारी चीज़ें जो है, ये फंक्शंस हैं बोन्स के. उसके बाद हम बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स. क्लासिफिकेशन बोन मतलब लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, सेसामोइड बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, इस तरह की बोन्स जो हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग बोन्स की. लॉन्ग बोन्स आर फाउंड मेनली इन द upper and lower body, upper and lower limbs. These bones act as lever in our body and help in making movement possible. Long bones such as humerus and femur, हमारे हाथ की और हमारे लेग की. femur कंसिस्ट ऑफ ए शाफ्ट, दोनों के बीच में शाफ्ट लगी हुई है. एक हमारे हैंड को रोटेट करने के लिए, हमारी कोनी, हमारे लेग को रोटेट करने के लिए, हमारे लेग को ऊपर नीचे कम ज़्यादा करने के लिए, दौड़ने के लिए हमारे जो नी का यूज़ किया जाता है. ये एक शाफ्ट हो गई. एंड द टू एक्सट्रीमिटीज़ ईच, दो पार्टीशन में डिवाइड की दिया दोनों को, लेकिन ओनली ड्यू टू देयर लेंथ, लेकिन इन दोनों की एक लेंथ मिला के दीज आर कॉल्ड लॉन्ग बोन्स. इसी हिसाब से इसको लॉन्ग बोन बोला जाता है. आफ्टर दैट हम बात करें शॉर्ट बोन की. शॉर्ट बोन, दीज बोन्स आर शॉर्ट इन लेंथ. जनरल सी बात है, कोई बोन बहुत छोटी होगी, शॉर्ट होगी, तो हम उसको शॉर्ट बोन बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्पस एंड ट्रार्सस आर कॉल्ड शॉर्ट बोन्स. कार्पस बोन कौन सी होती है? जो हमारे जो हमारे थंब के जस्ट ऊपर, यानी हमारे रिस्ट के अंदर जो छोटी बोन्स होती है, या हमारे जो लेग के अंदर फिंगर से और टखने के, नी और टो एंड एंकल के बीच के जो पार्ट के अंदर जो छोटी मसल्स होती है, उनको हम कार्प्स बोलते हैं. अटैच तो हमारे जो लेग की फिंगर और हमारे एंकल के जो बीच की जो बोन्स होती है, उसको हम टेरस. और कार्पस हमें हमारे रिस्ट के ऊपर की जो बोन्स होती है, शॉर्ट बोन्स, उनको हम कार्प्स बोलते हैं. और ये बहुत छोटी होती है, इसलिए इनको शॉर्ट बोन बोला जाता है. एंड दे हेल्प इन एक्सर्टिंग फोर्स. और ये जितनी छोटी होती है उतनी ही ज़्यादा एक्सर्ट करती है, फोर्स देती है हमें, ज़्यादा हमें पावर देती है, स्ट्रेंथ देती है. आफ्टर दैट हम बात करें कि
थर्ड वन इज फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स सबसे पहला का हमारा जो वर्ड आएगा वो आएगा रिब्स एंड स्कैपुला। फ्लैट होते हैं बिल्कुल, लाइक हमारी कमर, कमर जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो गया। तो कमर की जो स्कैपुला जो बोन होती है वो हमारी फ्लैट बोन होती है। स्कैपुला के बाद हम बात करें इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स के अंदर क्या आता है सबसे पहले कि दीज बोन्स हैव ए पिक्यूलियर शेप। पिक्यूलियर शेप, ऐसी बोन्स जिनका कोई शेप नहीं होता, अजीब सा शेप होता है, दैट्स लाइक ए पिक्यूलियर शेप। और इसके लिए वर्टेब्रा इज ए गुड एग्जांपल ऑफ दीज बोन्स। वर्टेब्रा कौन कौन सा होता है, जैसे क्लैविकल वर्टेब्रा, thoracic vertebra और lumbar vertebra and coccygeal coccygeal vertebra। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये 4 वर्ड आप एक बार गूगल करके देख लेना, आपको बोन का स्ट्रक्चर जो है आपका कंकाल जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, कंकाल आपके सामने आ जाएगा। उससे आप बहुत इजीली तरीके से समझ सकोगे। आफ्टर दैट हम बात करें जॉइंट्स ऑफ बोन्स कि ए जॉइंट और एन आर्टिकुलेशन इज द यूनियन ऑफ ओनली टू, यानी कि दो और दो से अधिक बोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, एक साथ टुगेदरनेस के साथ काम करने के लिए जो हमारा स्केलेटन सिस्टम काम करता है उसको हम बोलते हैं जॉइंट। अगर हम साइंस की बात करें तो इसको बोलते हैं, अगर हम बोन की बात करें, जॉइंट्स की बात करें तो उसको अर्थोलॉजी। सो हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। जनरली आपकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के अंदर आपके 3 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज मूवेबल जॉइंट्स, सेकंड वन इज इमूवेबल जॉइंट्स एंड थर्ड वन इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। First one is immovable joints, second one slightly movable joints and third one is freely movable joints. The first one is immovable means जो joint हमारा move नहीं हो सकता, that's like immovable joints. For example, mandible bone। मैंडिबल बोन कौन सी होती है, जो हमारा एक नीचे का जबड़ा होता है उसको मैंडिबल बोलते हैं, लेकिन उसके विद एक्सेप्शन ऑफ मैंडिबल मतलब लाइक हमारे जो ऊपर का जो फेस का जो जबड़ा है, हमारे माउथ को हम 2 पार्टीशन में डिवाइड करते हैं। हम खाना चबाते हैं तो नीचे वाला पार्टीशन, बात करते हैं तो नीचे वाला पार्टीशन काम करता है, ऊपर वाला नहीं। तो जो मूव नहीं हो सकता अपनी जगह से वो होता है इमूवेबल जॉइंट्स। तो मैंडिबल बोन is the best example of the immovable joints. Second आपका आता है slightly movable joint, यानी कि जो थोड़ा सा मूव हो सके, like your neck। पूरा रोटेट नहीं हो सकता, पूरा गोल नहीं घूम सकता, लेकिन स्लाइटली मूव हो सकता है, साइडवर्ड में कर्व आ सकता है इसके अंदर। तो इन दिस जॉइंट सरफेस ऑफ बोन्स आर सेपरेटेड बाय सम इंटरवेनिंग सब्सटेंस एंड ओनली स्लाइट मूवमेंट इज अ पॉसिबल। स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल है इसके लिए, तो वो हो गया स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। थर्ड वन हमारा आता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स मतलब जो कहीं भी घूम सकता है चारों तरफ, लाइक योर रिस्ट, लाइक योर एंकल, लाइक जो हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट है हमारा बॉडी का, कमर से जस्ट नीचे का हम पूरा रोटेट कर सकते हैं, उसको आगे पीछे घुमा सकते हैं, साइडवर्ड कर्व कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो इसको हम साइनोवियल जॉइंट्स भी बोलते हैं। द जॉइंट्स इंक्लूड मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, और ये लगभग बहुत सारे ऐसे जॉइंट के साथ इंक्लूड हुआ होता है। लाइक आप अपनी फिंगर को रोटेट करके देखिए, चारों तरफ रोटेट होती है, आगे पीछे साइड टू साइड,
अब रिस्ट को रोटेट करके देखिए, आप एंकल को रोटेट करके देखिए, इस तरह से। तो ये आपका हो गया फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ मसल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी मसल जो है, हमारी जो स्किन है, हमारी त्वचा है, हमारे टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी जो है एक स्ट्रेंथ, स्पीड, पावर एक्सर्ट करने के लिए पहले छोटी होती है और फिर बड़ी। किसी भी चीज़ को बहुत दूर तक थ्रो करने के लिए उसके अंदर, उस मसल के अंदर हमें पावर लानी पड़ती है। अब वो पावर लाने के लिए हमें उस मसल को शॉर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो हम बात करें कि मसल सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। जो मसल सेल होते हैं उन्हीं को मसल फाइबर बोला जाता है। दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ आवर मसल्स। हमारी मसल्स का बेसिक यूनिट होता है एक। ह्यूमन बींग्स हैव 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। जनरली ह्यूमन बींग्स के अंदर 3 टाइप की मसल्स होती है, लेकिन यहाँ पे हमने 4 टाइप की एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट आपकी आती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, सेकंड आपकी आती है एक्सिटेबिलिटी, देन थर्ड आपकी आती है एक्सटेंसिबिलिटी, और फोर्थ आपकी आती है इलास्टिसिटी। सो फर्स्ट की हम बात करेंगे एक्साइटेबिलिटी की, कि सुनिएगा आप गौर से, व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेबिलिटी। किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मुझे मैसेज भेज सकता है व्हाट्सएप पे, मुझे कॉल कर सकता है कभी भी। अगर किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट हो तो कभी भी कॉल कर सकता है। सो हमारा फर्स्ट जो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल के अंदर जो फर्स्ट टाइप आता है वो होता है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू एक्टिवेट मसल। ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेट मसल होती है, देयर बाय कॉजिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट। इफ द एक्साइटेबिलिटी टू द मसल इज ग्रेटर, इट्स फोर्स, वेलोसिटी एंड एंड्योरेंस प्रॉपर्टीज विल बी ग्रेटर। बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, फोर्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है एक्साइटेबिलिटी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मसल इज एक्साइटेड बाय द रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू द सेल। सेल से मसल से रिलीज़ करता है कैल्शियम को, सेल को देता है, ताकि हमारा जो है एटीपी जो स्टोर होता है हमारा बॉडी का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारा पावर हाउस होता है हमारी बॉडी का, वो वर्क करे बहुत इजीली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि उसको प्रॉपर एनर्जी मिलती रहे, विच बूस्ट मस्कुलर एक्साइटेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वेट लिफ्टर, मान लीजिए एक वेट लिफ्टर वेट तो कितना भी उठा सकता है वो, मान लीजिए वो 150 kg उठा रहा है। वन टाइम 150 kg उठाना इट्स नॉट ए बिग डील, लेकिन अगर वो ही एक वेट लिफ्टर 150 kg वेट मैनी टाइम्स, बहुत सारे रेपिटेशंस लगाता है उसके, तो वो चीज़ वहाँ पे काम करती है हमारी एक्साइटेबिलिटी, यानी कि फोर्स हमें कंटिन्यूसली देती रहती है, वो हमारी होती है एक्साइटेबिलिटी। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। सेकंड टाइप जो है वो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू शॉर्टन फोर्सिबली। किसी भी मसल का पावर एक्सर्ट करना, फोर्स एक्सर्ट करना, उसके पहले उस मसल को शॉर्ट होना पड़ता है। तो ये बहुत स्पीड में उसको शॉर्ट करता है व्हेन इट इज़ स्टिमुलेटेड एडिक्वेटली। जब हम उसको सही तरीके से यूज़ करते हैं तो एकदम बहुत फास्ट स्पीड से उसको शॉर्ट करके और बहुत अच्छी फोर्स पैदा करता है। देन आफ्टर दैट हमारा आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कभी भी आप फॉर गेटिंग द नॉलेज अबाउट द इलास्टिसिटी, फॉर एग्जांपल आप जो रबड़ लेते हो, जो मदर आपकी चोटी में डालती है मदर, उस रबड़ को आप कितना भी खींच लो, लेकिन जब आप उसको वापस छोड़ते हो, रिलीज़ करते हो, तो वो वापस छोटा सा हो जाता है, अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाता है, अपना एग्जैक्ट फेस कर लेता है, वो एग्जैक्ट उसका टाइप बन जाता है कि वो कितना था वो उतना हो जाता है। उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं।
वही होते हैं कि इलास्टिसिटी के अंदर, इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी टू द मसल टिश्यू टू रिटर्न इन नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ एंड शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड। हम कितना भी किसी चीज़ को स्ट्रेच कर लें, लेकिन कुछ सेकंड्स, कुछ देर बाद वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में लौट आता है। इफ़ द मसल टिश्यू डज नॉट हैव इलास्टिसिटी, अगर हमारे मसल्स के अंदर इस टाइप की इलास्टिसिटी नहीं होती, इट वो रिमेन इट्स स्ट्रेच्ड लेंथ, तो हमारी लेंथ का स्ट्रेच होना पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो जहाँ भी आप स्ट्रेच करके छोड़ोगे वो वहीं पे पड़ जाएगी, फिर स्ट्रेच हो ही नहीं पाएगी। आफ्टर दैट हम बात करें, लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू बी स्ट्रेच्ड और एक्सटेंडेड, कि हमारी एक्सटेंसिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू बी स्ट्रेच्ड, हमारी मसल को स्ट्रेच करने में, एक्सटेंड करने में हमारी हेल्प करती है एक्सटेंसिबिलिटी। इनफैक्ट मसल फाइबर शॉर्टन वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग, जब मसल फाइबर शॉर्ट हो जाते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट दे कैन बी स्ट्रेच्ड, हमारे टेंडेंस के साथ कॉन्ट्रैक्टिंग होती है उनकी, बट दे कैन बी स्ट्रेच्ड इवन बियॉन्ड देयर रेस्टिंग लेंथ व्हेन रिलैक्स्ड, इवन बियॉन्ड देयर रेस्टिंग लेंथ व्हेन रिलैक्स, जब हमारी स्ट्रेचिंग के बाद जो हमारी रेस्टिंग लेंथ होती है वो क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। इफ़ यू मसल टिश्यू कुड नॉट स्ट्रेच, you would not have the mobility or range of motion you do। अगर आपकी मसल के टिश्यू के अंदर स्ट्रेचिंग बहुत कम होगी या होगी नहीं, तो आपके लिए मोबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल नहीं होगा आपके बॉडी के अंदर। आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, किसी भी वर्क को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कर नहीं पाओगे। आफ्टर दैट हमारा जो मेन पॉइंट आता है, मेन जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है, थर्ड वन इज़ structure and functions of respiratory system and circulatory system। structure of respiratory system, respiration क्या होता है, हमारा सांस लेना, किस तरह से हम सांस लेते हैं, वो ये सारी चीज़ हमारा काम करेगी हमारे कार्डियक के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, किस तरह सांस लेना और सर्कुलेट करना ऑक्सीजन हमारी बॉडी को, प्लस सर्कुलेट करना ऑक्सीजन का हमारी बॉडी को, हमारी वर्किंग टिश्यूज़ को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग ऑक्सीजन वाइल एलिमिनेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बीइंग टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, कि जो ह्यूमन बीइंग है वो आसपास के एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बीइंग टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सम केमिकल चेंजेस विद इन द सेल्स। विद इन द सेल्स के अंदर हम कुछ केमिकल चेंजेस करते हैं जिसके थ्रू हमारी ऑक्सीजन जो है प्योर होकर हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर मिक्स होती है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्योर होता है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फिर हमारे वर्किंग टिश्यूज़ तक वो ब्लड पहुंचता है, जिस कारण हमारी वर्किंग टिश्यूज़ जो है, जो टायर्ड हो जाते हैं, जो थक जाते हैं, उनको हेल्प मिलती है वर्किंग के लिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर द ह्यूमन बॉडी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के लिए। इट इज़ द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज़ completely suspended for then 4 minutes। It is the intake of oxygen is completely suspended for more than 4 minutes। The person usually dies। 4 मिनट तक अगर किसी पर्सन को कंटिन्यू ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो पर्सन की डेथ हो सकती है। सो आवर बॉडी नीड्स ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर काम करती है वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट इसी के अंदर पॉइंट आता है कि टाइप्स ऑफ respiration। Generally there are two types of respiration, external respiration and internal respiration। external respiration क्या होता है
कि O2 ऑक्सीजन इज टेकन इन व्हेन वी इनहेल, जब हम लेते हैं ऑक्सीजन इट मूव्स थ्रू नोज। जनरली हम सांस नोज के थ्रू लेते हैं, ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स टू एल्वियोली। ये पासिंग एरिया हो गया उनका, एक वे हो गया, एक रास्ता, एक ट्रैक हो गया हमारी ऑक्सीजन का हमारे हार्ट तक, ब्लड तक पहुंचने का। देन थ्रू द नोज, देन आफ्टर दैट ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स टू एल्वियोली, where it comes into a close contact with the blood in the pulmonary capillaries। pulmonary capillaries के अंदर ये एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन के थ्रू, जो हमारा डायरेक्ट ब्लड के साथ मिलता है। ओनली सिंगल मेम्ब्रेन separates the oxygen from the blood। O2 passes through this membrane and is taken up by the hemoglobin of RBC। After that it is carried to the heart from where it is pumped through the body। ये सारे पैसेजेस क्लियर करने के बाद ऑक्सीजन जो है लंग्स के और पल्मोनरी डिफ्यूज़न के बीच में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में कन्वर्ट होता है। उसके बाद वो ब्लड हमारा हार्ट में जाता है, फिर वहाँ से पंपिंग के थ्रू हमारे वर्किंग टिश्यूज़ तक पहुँचता है, जिनके कारण हमारी बॉडी को एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। वो ऑक्सीजन प्योर होती है जो हमारी वर्किंग, जो हमारी बॉडी को जो एनर्जी रिलीज़ करती है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, वही एनर्जी के साथ हम किसी भी वर्क को करने में हमें हेल्प मिलती है। आफ्टर दैट हम बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन की। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द टिश्यूज़ कंस्टिट्यूट्स इंटरनल रेस्पिरेशन, जहाँ पे हमारा O2 और CO2 आपस में एक्सचेंज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द पैसेज ऑफ O2 फ्रॉम द ब्लड into the tissues fluid and from the tissues fluid into the tissue cell, and the passage of CO2 from the cells into the tissue fluid, from the tissues fluid into the blood। कुल मिला के जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस है। आते टाइम हम उन्हीं टिश्यूज़ को हम ऑक्सीजन दे के जाते हैं, तो जाते टाइम हम वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के लेके जाते हैं। नाउ इट इज़ द क्लियर दैट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस दैट टेक place in the lungs, and internal respiration is a process that take place in the cells that make up the tissue। Now it is clear that external respiration is a process that take place in the lungs। internal external respiration जब हम बाहर से लेते हैं वो सीधा जाके lungs के अंदर मिलता है हमें। internal respiration is a process that take place in the cells, और जो internal हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए थे वो हमें सेल्स के थ्रू हमें टिश्यूज से निकाल के हमें सेल्स के थ्रू हमें बाहर निकाले जाते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। किस तरह से वो स्ट्रक्चर होता है एक सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी चैप्टर का हमारा जो सेकंड वीडियो होगा वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आपको। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप अपने सामने नोट्स को खोल के रखिए, देन आई एक्सप्लेन लाइन टू लाइन। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।